कृपालु जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके चरणों में कोटिशः नमन एवं वंदन करते हैं। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे समाज के भविष्य को आकार देती है, जो है शिक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु कृपालु परिषद एक प्रतिष्ठित सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जो जगत गुरु कृपालु शिक्षण संस्थान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल, कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज एवं कृपालु महिला महाविद्यालय सफलतापूर्वक संचालित है। आप सभी का हमारे संस्थान में आना प्रेरणा, सम्मान एवं गर्व का प्रतीक है। ये है कि जो स्पीकर आए हम उसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है? तो इसलिए पहली जो स्पीकर है पहले अपने बारे में बता दें, ठीक है? उन्होंने बताया हम ऑथर है, नाम है हमारा माला, ओके? और सच कह रहे हैं इस वक्त हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ से कूद के आप लोगों के साथ बैठ के आराम से सबको सुने, ठीक? लेकिन जिम्मेवारी है हमारी कि भैया कुछ और अब जिम्मेवारी जो है वो तो निभानी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए पहले हम बुला रहे हैं अपनी प्रभा भाभी को, ठीक है? उनका नाम है प्रभा अग्रवाल और हमसे बहुत बड़ी है। फिजिक्स उन्होंने अपनी सेंट मेरी स्कूल में सालों पढ़ाया है, मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है और हमारे साथ के जितने मित्र थे उन सबके बच्चों को पढ़ाया है। राधे राधे। आज आप लोग को देख के मुझे जितनी खुशी हो रही है ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। मैं 4 विद्यालयों की संरक्षिका हूँ, एक इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड, एक इंग्लिश मीडियम हिंदी CBSE बोर्ड और 2 नर्सरी स्कूल्स। बट जितनी प्रसन्नता मुझे आप लोग को देख के हो रही है इतनी मुझे कभी नहीं हुई। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, आपकी तालियों में इतनी जोर है। अभी मैं एक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में गई थी तो वहाँ के रिप्रेजेंटेशन को बार बार कहना पड़ रहा था, जरा ताली बजा दीजिए, जरा ताली बजा दीजिए। ये मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य है कि आप कोई संख्या में उन लोगों से ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी आपकी ताली में बहुत जोर है। उससे पता चलता है कि आप में बहुत अच्छे संस्कार हैं। संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमने एक बात पूछी थी कि आपके स्कूल में कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, क्या अटेंडेंस है? इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनमें अटेंडेंस की बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चे आते ही नहीं थे। मैंने पूछा, पहला प्रश्न ये है कि आप ये लिखिए कि स्कूल आना क्यों जरूरी है। मैं आपके अध्यापकों से भी निवेदन करूंगी कि बच्चों को ये बताएं कि स्कूल आना क्यों जरूरी है। भाई बच्चे घर में भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे बच्चे घर में पढ़ते हैं, आजकल तो कोचिंग में पढ़ा जाता है, तो स्कूल आने से क्या होता है।
उसका एक उदाहरण बताऊंगी कि राहुल गांधी को सब लोग जानते हैं, ठीक। उनमें क्या प्रॉब्लम है, वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने सारी शिक्षा घर पर प्राप्त करी। प्राइवेट एजुकेशन हमेशा पॉसिबल है, बट बिकॉज वो स्कूल नहीं गए तो उनको जो जनरल नॉलेज है, आप लोगों ने सुना है ना कि वो क्या कहते हैं, जमीन में आलू बोएंगे तो सोना उगेगा, ठीक। ये ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कभी विद्यालय नहीं गए। विद्यालय जाने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें पता चलता है ये डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर क्या होता है, ये इंजीनियर का बच्चा है तो इंजीनियर क्या होता है, ये किसान का बच्चा है तो किसानी क्या चीज़ होती है, आप वो सब सीख जाते हैं। बट अगर आप विद्यालय नहीं जाएंगे तो आप अपने ही के अंदर रह जाते हैं और आप बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पाते। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपको स्कूल आने को मिल रहा है, एंड देयरफॉर आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप में से हर बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे पद पर आकर आसीन होगा। देखिए, ऊंचा पद कुछ नहीं होता है। आप अगर जज हैं तो आप उसका काम करते हैं, अगर आप वकील हैं तो वकील का काम करते हैं, अगर हम सफाई कर्मचारी हैं तो हम सफाई का काम करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी ज़माने में, हम 1965 की बात बता रहे हैं आपको, किसी ज़माने में ये सुना जाता था कि अमेरिका में तो सफाई कर्मचारी भी कार में बैठ करके आता है। आप लोगों ने नहीं सुना, ये मैंने सुना है कि हमारे यहाँ के तो सफाई कर्मचारी बेचारे थे, मगर वहाँ के सफाई कर्मचारी कार में बैठ के आते थे। तो आजकल हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हमारा सब कार्य, जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, सबके पास स्कूटर है। अब तो कोई साइकिल चलाता ही नहीं। शहर में आप देखेंगे हमारे जो सर्वेंट्स हैं वो भी साइकिल नहीं चलाते, सबके पास स्कूटर है। हम लोग बहुत बहुत बढ़ गए हैं, प्रगति करी है हमारे देश ने। तो इसलिए प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि हम जो भी काम करें उसको पूरी लगनता से, पूरी निष्ठा से और निरंतरता से करें वो काम। उन्होंने जजमेंट दिए हैं, लेकिन उनकी एक खासियत और है, वो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। कभी फुर्सत होगी तो सुनवाएंगे, ठीक है। दूसरा, उनका तीसरी चीज़ जो उनकी खासियत है वो ये है कि वो हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया इसमें क्या बात है। इसमें बात ये है कि ह्यूमन राइट्स, सबसे पहले हम लोग कौन है, ह्यूमन है ना, तो इसलिए हर ह्यूमन को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। और आपको एज ए ह्यूमन आपको कैसे राइट्स के बारे में क्या जानना है, क्या बताना है, हम भैया को बुला रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा इसके लिए अवेयर करेंगे। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी कि जजेस के कार्यकाल में ना बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो हम उनसे कहेंगे कि कोई अगर वाकया या किस्सा आपको याद है तो वो किस्सा भी आपको सुनाएं। ओके, जोरदार तालियां। राधे राधे बच्चों। तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से बुढ़े जज को बुला लाए जो बोर करेगा, है? कोशिश करूंगा कि तुम लोग को बोर न करो। सबसे पहले तो यहाँ आकर के हमारा बचपन लौटा है। जैसा कि हमारी प्रभा भाभी ने कहा कि मन कर रहा है कि इधर से कूदे उधर पहुंच जाए और वहां बैठ जाए, और कोई बोले आराम से सुने, ना सुने मर्जी हमारी से। तो बच्चों, आज यहाँ पे उपस्थित होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। जंगल में मंगल है। इस छोटी सी जगह पे इतने भव्य विद्यालय का निर्माण किया,
इसको देखकर बहुत गर्व हो रहा है। और यहाँ के जो छात्र हैं, जो मैंने खास बात देखी कि बहुत डिसिप्लिन है, लाइन में चलते हैं बच्चे। आजकल नहीं दिखाई पड़ते लाइन में चलते बच्चे। अब हमारी माला भाभी ने बताया कि मैं आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो एक प्राणी जो ह्यूमन के रूप में जन्म लेता है। ह्यूमन राइट्स नेचुरल होते हैं, ह्यूमन राइट्स स्टैट्यूटरी भी होते हैं, संवैधानिक भी होते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली। फिर होते ये हो गए सिविल राइट्स हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए। इसके अलावा इकोनॉमिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं, जिसमें आता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इज्जत की जिंदगी जीना। राइट टू लाइवलीहुड, यानी हर ह्यूमन बीइंग का ये हक है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको नौकरी मिले। और सरकार पे ये ड्यूटी है कि वो सबको जहां तक हो सके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। इसके अलावा एक राइट, ह्यूमन राइट होता है कि एक डिसेंट कंडीशन में रहना, साफ सुथरा माहौल हो, गंदगी ना हो, पोल्यूशन ना हो। ये भी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ में आता है, ह्यूमन राइट होता है। और इस ह्यूमन राइट का, किसी भी ह्यूमन राइट का अगर कोई हनन होता है सरकार द्वारा या सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा, तो हम लोग एज ह्यूमन राइट्स कमीशन आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। एक हमें आप शिकायत लिख के भेजेंगे और हम उस शिकायत पे कॉग्निजेंस लेके जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा, जो हनन करेगा आपके ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का, हम उसको नोटिस देंगे, उसको बुलाएंगे और उसको, और आपको सुनने के बाद अगर हमें ये लगेगा कि आपके मानव अधिकार का हनन हुआ है तो हम उसके खिलाफ पर्याप्त एक्शन लेंगे। और हर स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो दिल्ली में, इसके अलावा हर प्रदेश में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन जागरूक नहीं रहेगा, सोएगा, काम नहीं करेगा, तो आप लोग की सुनवाई कहीं नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा सरकार से अनुरोध करता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में सदस्य और चेयरपर्सन की जगह हमेशा भरी रहनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से वहां कार्य हो और इंसान न्याय मिले लोगों को। अब आपको एक किस्सा बताऊं, मैं 2 किस्से बताऊंगा जब मैं जज था, बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। देखिए, मुकदमा दायर होता है हाई कोर्ट में, तो उसके साथ हलफनामा लगता है। हलफनामा जानते हैं आप लोग? एफिडेविट नहीं, शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो कुछ भी आपने अपने पिटीशन में लिखा है वो सत्य है और आप उसको स्वेयर करते हैं, हर पेज पे साइन करते हैं। और ये शपथ पत्र ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तैयार होता है। नोटरी और ओथ कमिश्नर कोर्ट में बैठा करते हैं। तो आमतौर पे ये तो कानून की बात हो गई। आमतौर पे वकील लोग क्या करते हैं, कागज दस्तखत करा के रख लेते हैं और उसी पर हलफनामा टाइप कर देते हैं। ये सबको मालूम है, सब वकीलों को, जो वकील जज हुए वो भी जानते हैं। पूनम जी, आई होप यू एग्री विद मी। तो ऐसे ही एक मुकदमा मैं सुन रहा था, एक नया बच्चा, बिल्कुल नया बच्चा था। तो मैंने कहा, तुमने अपने मुकदमे में ये ग्राउंड लिया है? तो बोला नहीं सर, लिया नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एफिडेविट होता है, इसको कहते हैं, इसमें कोई नई चीज आनी हो तो वो सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा आ जाती है। तो मैंने कहा, तुम सप्लीमेंट्री फाइल कर दो, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल कर दो, कल के लिए मुकदमा रख लेते हैं। फिर मैंने देखा वो मुकदमा सहारनपुर का था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा वकील यहाँ है? बोला नहीं।
तो मैंने कहा फिर तुम कल हलफनामा कैसे दोगे? क्या माय लॉर्ड कागज दस्तखत करा के रखा हुआ। मैंने कहा बेटा तुमने मेरी कोर्ट में तो ये बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं कहोगे तो जेल चले जाओ सीधे। दूसरा एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग, हम क्रिमिनल अपील सुन रहे थे। क्रिमिनल अपील होती है जिसमें डेथ सेंटेंस और लाइफ सेंटेंस वाले मुकदमे होते हैं। तो मुकदमा जब कॉल आउट हुआ, एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा कि माय लॉर्ड एडजर्न कर दीजिए, हमारे सीनियर जो हैं वो दूसरे कोर्ट में हैं। हमने कहा नहीं, हम तो एडजर्न नहीं करेंगे, हम तो आज सुनेंगे मुकदमा। तो बोली अरे मुझको अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं, मैं कैसे बहस करूंगी? हमने कहा नहीं, 17 दिन से क्या होता है, आप बहस करेंगी। बोली मुझे मुकदमे के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमने कहा मुझे भी नहीं मालूम, चलिए साथ साथ पढ़ेंगे। फिर मैंने उसको शुरू किया, करीब 15-20 मिनट उसने सब पढ़ा, जजमेंट पढ़ा। हमने कहा अब आप इसको तैयार करके आइए और मैं आपको 1 हफ्ते के बाद सुनूंगा। 1 हफ्ते के बाद जब मुकदमा आया तो वो सीनियर साहब आ गए, उनको असिस्ट करने के लिए आ गई, हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं सीनियर साहब आप कोर्ट के बाहर जाइए, मैं आपको नहीं सुनूंगा। मैंने इस मुकदमे को इस बच्ची को सुनने के लिए एडजर्न किया था। अब आप जाइए बाहर, वहाँ दिखाई दरवाजे के पास जाइए। बेचारे अरे बोले साहब इसको अभी सुनो। अपने का नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जाइए आप। मैंने देख लिया था अपील वो बहुत अच्छी थी, अलाउ होने वाली थी। मैंने कहा बहस करो बेटा। तो उसने बहस करना शुरू किया। बहस जब खत्म हो गई, 1-2 सवाल मैंने पूछे और उसके बाद मैंने उसकी अपील को अलाउ कर दिया। जब मैंने कहा अलाउ, वो उसके समझ में नहीं आया। बोली माय लॉर्ड मैं सीनियर को बुला लाती हूँ। हमने क्यों बुला लाती हो, मुकदमा तुम जीत गई हो। नहीं मैं बुला लाती हूँ। अरे हमने कहा मेरी बात तो सुनो। इतना घबरा गई वो बेचारी की, इसकी अपील मंजूर हो गई, अलाउ हो गए तभी के। तो देखिए आप लोग जो है धरोहर है, हमारे देश का भविष्य है। आप लोगों को इनकरेज करना हम लोग का दायित्व है, क्योंकि आप ही में से कल के डॉक्टर, कल के वकील, कल के जज, कल के चीफ मिनिस्टर, कल के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों का फर्ज है कड़ी मेहनत करें, सीखें, ज्ञान की प्राप्ति करें, डिसिप्लिन रहें, सच बोलें और हमेशा ईमानदारी से काम करें। झूठ का कभी साथ न पकड़ें। और देखिए लाइफ में सफलता पाने कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है और सिंसियरली आपको हार्ड वर्क करना है। तो जो आप लोगों ने 24 तारीख को आप लोग फंक्शन कर रहे हैं ना, हमें बुलाया है, आए कि ना आए? हाँ, तो जब उस दिन फंक्शन करेंगे तो उस दिन जो है आपको जज साहब एक बढ़िया सा गाना सुनाएंगे। ओके भाई, आप लोगों से भी तो सुने, आप लोगों से सुनेंगे तभी तो हम सुनाएंगे। अभी तो हम लोग आपको जरा सा दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, फिर आप लोग दिखाइएगा, ठीक है? मजा तो तभी आएगा। आपकी मैम ने नाम नहीं लिया और मैं आ गई, ठीक है? वो कहते ना कि एक मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जैसे कौवे आ जाते हैं, जैसे कौवे आ जाते हैं बेकार में शोर मचाने को, लीजिए हम आ गए फिर से आपको बोर करने। लेकिन खैर इस वक्त एक जो हमें यहाँ लाई है और जो शायद हमसे सबसे बुरी हैं, सबसे, जितने लोग हैं जिस सभी आए हैं सब यूनिक हैं, सब में खासियत है जैसे आप में है। जस्टिस विजय लक्ष्मी, यही हम लोगों को इकट्ठा करके बहुत कह के कि नहीं चलना है, बड़ा अच्छा स्कूल है, आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हैं। हम उनसे कह रहे हैं कुछ कहिए, तो वो ज़रा सी माजरत कर रही हैं, गला कुछ ख़राब है, तो ज़रा हम बुला के आपसे मिलवा तो दें उन्हें। जज हैं, बहुत बढ़िया बोलती हैं, मेरी दोस्त हैं, और इससे भी ज़्यादा पता क्या है, चुपके की बात बताऊं, इनकी बहुत अच्छी मदर है, बहुत अच्छी पत्नी है, सब कुछ है। और एक खासियत और है, शी इज़ ए वेरी गुड पेंटर। और एक खासियत और है, अपने मुंह पे कंट्रोल रखिएगा, बहुत बढ़िया पकौड़े बनाती हैं।
राधे राधे प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज तुम लोग के बीच में यहाँ पर आके पहली बार मैं यहाँ प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की तरह पोस्टेड थी, और कृपालू जी महाराज जब थे यहाँ पे तो वो अक्सर फ़ोन कर देते थे, तो मैं आती थी आश्रम में, बहुत बार उनके पास बैठी हूँ। और लेकिन यहाँ कभी विद्यालय में आना नहीं हो पाया, टाइम भी कम रहता था उस समय, तो मैं पहली बार आई हूँ। और सच में इतना सुंदर ऐसा कोई महाविद्यालय इस तरह का या कॉलेज मैंने इलाहाबाद में इतना अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा, जबकि इलाहाबाद या प्रयागराज प्रतापगढ़ के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इतना सुंदर मैंने और इतना डिसिप्लिन्ड यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ के टीचर्स की, यहाँ के स्टाफ की और आप लोग बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत तुम लोग की बहुत आशीर्वाद, तुम लोग खूब आगे बढ़ो। और बच्चों, आपको अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है, अभी तो असली जो परीक्षा होनी है ये तो स्कूल की परीक्षा है, असली परीक्षा तब होनी है जब आप बड़े होके इंडिपेंडेंट अपने माँ बाप की छाया से दूर होके अपना जीवन जब आप शुरू करेंगे। आजकल देखिए सब लड़कियां भी काम करती हैं, आर्थिक रूप से सब ज़्यादातर स्वतंत्र रहती हैं, और मैं यही कहूँगी कि देखिए शादी ब्याह भी एक ज़रूरी है, ये सृष्टि का नियम है, विवाह होगा, बच्चे होंगे तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हर महिला को अपनी रखनी चाहिए। आप अगर एकदम पति पर आश्रित होकर रहेंगी तो फिर तो वो तो आपका पति जब न तब आपके ऊपर रोक लेगा हर तरह से, जैसे पुराने ज़माने में होता था। अब लड़कियां भी स्वतंत्र होकर रहती हैं, उनकी अपनी इनकम होती है, और उसके साथ साथ लेकिन हर स्त्री का दोहरा उनके ऊपर एक वो रहता है जिम्मेदारी कि उनको अपनी आर्थिक स्वतंत्रता भी करनी है, अपने पैसे भी उनके खुद के होने चाहिए, अपनी इनकम होनी चाहिए, लेकिन साथ में घर गृहस्थी और बाल बच्चों को देखना। ये शुरू से हमारे समाज की ये रीति रही है कि स्त्री पर ही इसकी जिम्मेदारी होती है, और माँ जितनी अच्छी तरह बच्चों को देख सकती है, बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, तो माँ की जिम्मेदारी से कभी नहीं हटिएगा। मैंने भी अपने बच्चों को पालने के साथ साथ ही मैं हाई कोर्ट के जज तक मैं पहुंची, लेकिन मैंने बच्चों को कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया, उनको प्रेफरेंस दिया कि पहले बच्चों को सबसे पहले बड़ा करना है। और बच्चे दोनों भगवान की दया से मेरे 2 बच्चे हैं, और वो लोग भी आप लोग की तरह थे, अब लेकिन अब अच्छी पोस्ट पर हैं दोनों। और मैं भी जब मैं आप लोग को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं इस क्लास में पढ़ती थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हाई कोर्ट की जज बन जाऊँगी एक दिन। तो आप लोग में से भी पता नहीं कौन कितना आगे तक जाएगा, कितना पढ़ेगा, कितना ऊंचाई छुएगा। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। खूब मेहनत से पढ़िए। देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश करिए कि लॉ की भी साथ साथ नॉलेज रखिए। आजकल इंटरनेट पर भी बहुत सामग्री उपलब्ध है, आप मोबाइल में जब कभी या अपने कंप्यूटर पे भी पढ़ सकती हैं। और बाकी अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। आपके टीचर्स के और सबको बहुत बहुत साधुवाद कि वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप लोग को दे रहे हैं। कॉलेज के मैनेजमेंट की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये सब कृपालू जी महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ राधे राधे। प्रोफेसर श्रीमती इंद्राणी मुखर्जी मैम, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंग्लिश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं माला मैम से अनुरोध करती हूँ उनका इंट्रोडक्शन कृपया हम सभी को दीजिए। ऐसा है कि इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ी होती हूँ कि जिस तरह से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जज हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये लेक्चरर हैं, इसी तरह से एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है जो कि हमारी, मैं उसे जया कहती हूँ, जस्टिस विजय लक्ष्मी ने कहा कि वो ज़मीन से भी जुड़ी हुई है, अपने परिवार की हर जो जिम्मेवारी है उसे निभा रही हैं। ये शायद बाकी और कंट्रीज़ में ज़रूरी हो ना हो, लेकिन हमारे देश में हमारे संस्कार जो हैं वो हमें
ये देते हैं कि आपके पास पंख हैं, ज़रूर उड़िए, बहुत ऊंचा उड़िए, लेकिन ज़मीन से अपना नाता बनाए रखिए। ऐसे ही हमारी एक बहुत ही अभी तक जो लोग आए हैं उन सबसे ज़्यादा सक्षम बंदा जो है, हम उन्हें इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, पूरे सर्व गुण संपन्न है। उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसलिए कि कहते हैं हर आदमी जो गुणी होता है ना, उसकी पहचान खुद ही हो जाती है। तो वो अपनी पहचान आपको खुद दिखाएंगी, आपको खुद समझ में आएगी। इंद्रानी जी आइए, जोरदार ताली। राधे राधे। आज आप लोगों के बीच में आकर हमें जो खुशी मिल रही है, जो गर्व का अनुभव हो रहा है, उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ देर पहले हमने आपके कॉलेज मैगजीन में आपके एकेडमिक, को करिकुलर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, बहुत सुंदर पिक्चर्स देखे, फिर कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल क्लासरूम्स देखे, आपके साइंस एग्जीबिशंस देखे। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। वी आर ब्लेस्ड टू बी इन योर मिडस्ट। इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, एंड हैट्स ऑफ टू योर मेंटर्स, योर ट्रेनर्स, जिन्होंने इतना अच्छा आपको सिखाया है। तो जब प्रोफेशन के साथ डेडिकेशन और पैशन हो तो स्पेक्टैक्युलर रिजल्ट्स होते हैं, जैसा हम देख रहे हैं। नारी होना एक गर्व की बात है। बी प्राउड टू बी अ गर्ल, अ वुमन। और हर नारी के लिए हम ये मैसेज देंगे कि एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो खूब मन लगाकर पढ़िए, मेक योर सेल्फ सफिशिएंट, और अपने पैशन को पूरी सिंसियरिटी के साथ फॉलो करिए। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। कोई आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी बाधा इतना बड़ा नहीं होगा जो आपको किसी भी तरह हिंडर कर सकता है। बट एट द सेम टाइम एज वीमेन आपके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड बैलेंस इज द की टू सक्सेस। तो बैलेंस करना सीखिए, अपने काम में पूरी लगन और विथ फुल डेडिकेशन अपने कर्तव्य को निभाइए और खूब तरक्की करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी भारत के कर्णधार हैं। आप ही के ऊपर पूरा भारत निर्भर है। लड़कों को पढ़ने से अधिक ज़रूरी है महिलाओं को पढ़ना, क्योंकि एक महिला पढ़ेगी तो उसके साथ आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। अभी जो पूर्व वक्ताओं ने बताया कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए, जो आगे नेक्स्ट डेट पे जो पढ़ाया जाएगा वो पूछ लीजिए कि अगला क्या होगा सब्जेक्ट या वो टॉपिक, वो घर से पढ़ के आइए, और फिर दोबारा जब आप स्कूल में पढ़ेंगी और फिर जाके रिवाइज करेंगी तो काफ़ी आपको उसमें मदद मिलेगी और कंठस्थ होगा। ऐसा है कि केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको आत्मसात करना है। इसलिए सनातन धर्म को अगर जीवित रखना है तो आप सबको उसका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को उसको पास ऑन करना पड़ेगा। कभी भी जीवन में भटकाव महसूस मत करिए, दुखी मत होइए। को किसी काम के लिए अगर आप समर्पित हैं, अगर वो नहीं होता है तो घबराइए नहीं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रोफेसर अब्दुल जे कलाम साहब जो हैं, वो गए थे इंडिया का इम्तहान देने। जब उनका नहीं हुआ
तो हरिद्वार में एक आश्रम के पास, नदी के पास बैठे हुए थे, ये मन में लेकर कि हम आत्महत्या कर लें। वहाँ एक स्वामी जी आ गए, उन्होंने उनसे कहा कि क्यों बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया मेरा एनडीए में नहीं हुआ है। तो बड़े स्वामी थे, उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने तुम्हारा एनडीए में नहीं किया है तो ये समझो तुमको कुछ और आगे के लिए रखा है। उसको ले गए अपने साथ, रखा आश्रम में, समझाया बुझाया, फिर इनको घर भेजा पैसा देकर। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो बहन से पैसा मांग के लाए थे कि जा कर के वहाँ इंटरव्यू देंगे, नहीं हुआ तो हम कैसे जाएं, वापस कैसे जाएं, क्या मुंह लेके जाएं, बहन से पैसा लेके आए। नाविक के लड़के थे, उनके पिताजी नाव चलाते थे, वो जाके राष्ट्रपति बने, तो वो उन्होंने पैसा भी दिया उनको। बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है और हम लोगों को इतना मान दिया है और इतना समय दिया है। सामने मैं देख रही हूँ कॉलेज कैप्टन और प्रीफेक्ट्स और ये सब लोग बैठे हुए हैं, इनको मेरा सैल्यूट, ठीक है, क्योंकि आप लोग सारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको भी मुझे सबके नाम नहीं पता है, लेकिन हम सबकी तरफ से आपको बहुत 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 आशीर्वाद और धन्यवाद। समय का अभाव होने के कारण हम सभी का इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाए, लेकिन आप सभी अतिथियों का आ रहा है कि धीरू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, ठीक है। सब भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच रहे थे हम जरा खाना वाना खा ले फिर हम धन्यवाद करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीबॉडी।